प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात का आज 124वां एपिसोड प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विषयों के ऊपर बातचीत की, जिसमें मुख्य तौर पर सांस्कृतिक विरासत, मराठा किलों जिसको यूनेस्को हेरिटेज भी दिया गया है, इसके अलावा शुभांशु शुक्ला के बारे में उन्होंने विस्तृत तौर पर जानकारी दी। इसके साथ साथ चंद्रयान के बारे में काफ़ी जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा सफाई अभियान को लेकर जिस तरीके से इंदौर में काम हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत की गई। तो इन तमाम विषयों को लेकर आत्मनिर्भर से लेकर सफाई अभियान तक, इसके अलावा स्पेस के बारे में भारत कितनी तेजी से ऊपर आ रहा है उसको लेकर भी आज मन की बात में चर्चा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीते साल मानसून के महीने में जिस तरीके से एक घटना हुई थी जहां पर पानी अचानक सड़क पर भर गया ओल्ड राजेंद्र नगर में और उसके बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों की मौत हो जाती है। हम इस समय वहीं मौजूद हैं, 1 साल इस घटना को हो चुका है। उस घटना के बाद किस तरीके से चीज़ें बदली हैं वो उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर देखें कि अब ये कोचिंग सेंटर तो पूरी तरीके से खाली है, लेकिन उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर जो IAS हब माना जाता है, IAS कोचिंग सेंटर हब माना जाता है, वहाँ पर क्या चीज़ें बदली। तो तस्वीर की सबसे पहली बदलाव जो अगर हम बात करें वो ये है कि अब बेसमेंट में कोई क्लासेस नहीं चलती। हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? कृष्णा। यहाँ भी आप भी तैयारी करने के लिए आए होंगे, क्या चीज़ें बदली हैं बीते 1 साल में जब ये घटना हुई? पहले तो यहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, इसीलिए पानी यहाँ तो अब ये ड्रेनेज ठीक कर दिया, तो अभी यहाँ पानी नहीं रहता। बेसमेंट में क्लासेस बंद हो गई, बेसमेंट की क्लासेस बंद हो गई, बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हो गई। किसी भी तरीके से जो ढिलाई है वो ना बरती जाए और जल्द से जल्द जिस तरीके से वो घटना हुई उसके बाद सभी कोचिंग सेंटर को नोटिस जो है वो इशू हुआ था। जो बेसमेंट में क्लास चल रही थी, चाहे बेसिकली अगर हम बात करें तो ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर वो इलाके जहाँ पर कोचिंग सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, तो इन दोनों इलाकों पर ध्यान रखा गया। तमाम नगर निगम के अधिकारियों को भी नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद सभी को बोला गया था कि लगातार वो वहाँ पर पहुँचे उन इलाकों में जहाँ पर ये कोचिंग सेंटर जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद लगातार इस व्यवस्था को देखा जाता है कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। मानसून का महीना एक बार फिर चल रहा है, तो ऐसे में प्रिकॉशन जो है वो लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और साथ साथ नोटिफिकेशन तमाम जो कोचिंग एजेंसीज हैं उनको भी बोला गया है कि हर तरीके के प्रिकॉशन जो हैं वो लेने पड़ेंगे और ऐसे जो हादसे पिछली बार हुए वो ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा सके। गुड़गांव में इस वक्त हम मौजूद है, सेक्टर है 49। यहाँ पर बंगाली कॉलोनी है। बंगाली कॉलोनी यानी बांग्ला भाषा बोलने वालों की कॉलोनी। लेकिन पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को, गुड़गांव पुलिस को इस बात का शक है और केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बंगाली बोलने वाले चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उन्हें भारत से बाहर निकाला जाए। भारतवासियों को होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम भी तो इंडियन हैं, हम भी तो भारतीय हैं और भारतीय होने के तमाम प्रमाण हमारे पास है। और वजह ये है कि जिस तरह से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जैसे आपको यहाँ पे कॉलोनी नज़र आ रही है, यहाँ पे लगभग 200 से 250 छोटी झुग्गियाँ हुआ करती थी, जिनमें से 20-25 परिवार छोड़ करके बाकी सारे जा चुके हैं। और जहाँ पे हम मौजूद है पहले यहाँ भी झुग्गियाँ थी, लेकिन ये अब सब खाली हो गया है और ऐसे हालात रहे तो बाकी लोग भी जाने के लिए बेबस हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। और इनका कहना है कि हम बंगाली बोलते हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, कब से हैं? मालदा की। यहाँ हम 2007 से हूँ, गुड़गांव 2007 से हूँ। 2007 से हम मेहनत करता है, खाता है भाई। अभी पुलिस आई तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मांग रहा है, कहाँ लेके जाता है, आता है पुनः कोई नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी पे, ऐसे आता है लेके चले जाता है। बाद में बोल रहा है अभी पैसा, किसी के पास पैसा खाता है, किसी को ऐसे छोड़ता है, किसी को देखता है, किसी को टॉर्चर करता है, बस छोड़ देता है। फिर बाद तो थोड़ी देर बाद रुकते हैं, मारते पीटते हैं, फिर छोड़ते हैं। 4 दिन 5 दिन को 1 हफ्ता भी रखा गया है, 1 हफ्ता भी रखा गया है। किसी को छोड़ते डॉक्यूमेंट्स तो मांगते होंगे, प्रमाण तो मांगते हैं तो आराम से हम लोग देते हैं। हम क्यों भागे भाई, हम तो इंडिया की है, हम क्यों भागे? इनका आरोप ये भी है कि गुड़गांव पुलिस जब पहुंचती है तो सिविल वर्दी में होती है, उनके साथ अत्याचार भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में RO की परीक्षा आज आयोजित की गई। 2000 से ज़्यादा सेंटर प्रदेश में बनाए गए थे। लखनऊ में भी जो है सेंटर बड़े पैमाने पर बनाए गए थे। सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान AI तकनीक से नकल रोकने के लिए लोगों की जांच की गई।
किसी भी परीक्षार्थी को अंदर कोई भी दस्तावेज, कोई भी ऐसा सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी गई जिसकी अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी थी। सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में हर हाल में नकल विहीन परीक्षा हो। यही वजह है कि परीक्षा को लेकर लगातार सख्ती दिखाई पड़ती है। एसटीएफ भी इस पूरे मामले में तैयारी में थी, वो भी इस पर नेटवर्क पर काम कर रही थी। कहीं जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास कोई ऐसा नकल कराने वाला गिरोह तो नहीं जो सक्रिय है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे नंबर सर्विलांस पर एसटीएफ ने लिए थे जो परीक्षा के समय आमतौर पर नकल कराने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे जो गिरोह थे उन पर एसटीएफ की नज़र थी। तो आज सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंच गए थे। 8:30 बजे से परीक्षा 12:30 बजे तक होनी थी, लेकिन परीक्षा केंद्रों के बाहर 7:30 बजे से ही परीक्षार्थी बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। उनके परिजन भी परीक्षा हो जाने तक उनका इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज आरओ की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा पूरी तरीके से सफल रही और सरकार की जो मंशा थी कि नकल रोकना है उसमें पूरी तरीके से सरकार कामयाब रही। लखनऊ से वीडियो सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। पैदल मार्ग पर हुए हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और उन घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मैं इस समय उसी जिला अस्पताल के वार्ड में हूँ जहां उन घायलों को एडमिट कराया गया है। इन घायलों में मासूम बच्चियों के साथ साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं। कोशिश करेंगे लोगों से जानने की आखिर वजह क्या थी। आप बच्ची के साथ हैं? 2-3 पेशेंट है। आप कहाँ से आए? जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। जी जी। क्या कुछ रहा होगा, कुछ है? अब उस टाइम पे हम मौके पे वहाँ नहीं थे, बच्चे थे। हाँ। और साथ में और लोग। क्या बताया बच्चों ने भगदड़ की बात बताई थी। बोले ऊपर से पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो लोग भाग के आने लगे। जो दब गया वो दब गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या हुआ। और लोगों से जानने की कोशिश। कहाँ से आए आप लोग? निहारा से आने। क्या कुछ हुआ उस समय, कुछ बता पाएंगे? हाँ बता पाएंगे जी। क्या हुआ? इधर से जो बोले बंदा बोला ना कि गेट बंद होने वाला है पूजा वाला, तो गेट बंद हो रहे थे। इधर से जो धक्का मार के ऊपर ले जा रहे थे सब, ऊपर से धक्का मारा नीचे आया। आमदी पे आमदी गिरा, बहुत गिरते गया, कुचलते गया। आमदी पे चहर के भागते गए। अब जो सोच रहे हैं कि करंट कुछ नहीं फैला है। इन घायलों के परिजनों ने इस बात से साफ इनकार किया है कि किसी तरह की भी करंट की खबर वहां पर थी, क्योंकि जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको एम्स में भर्ती कराया गया है और साथ ही साथ जो सामान्य रूप से घायल हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, अपने ऐलान में तेज प्रताप यादव ने यह साफ कह दिया है कि इस बार वो महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव ने इस बात को नकार दिया है कि कोई वो राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने पीले रंग की टोपी पहनी थी और फेसबुक पर टीम तेज प्रताप यादव उन्होंने बनाया है और युवाओं को इससे जुड़ने के लिए कहा है। मेडिकल कॉलेज हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अब वहाँ का डिमांड है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे जीतने के बाद, और वहाँ पे रोजगार देने का काम करेंगे। तो हम जो वादा करते हैं महुआ के लोगों से, वो हम पूरा करने का काम करते हैं। जनता से वादा कर रहे हैं। आज जनता, महुआ की जनता जानती है कि किस तरीके से हम काम करते हैं, सब जानती है। सवाल ये है कि एक आप ही के पार्टी से विधायक हैं फिलहाल, क्या होगा? अपने दलीय लड़ेंगे, पार्टी के पास जाएंगे, क्या होगा? तो वो जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो वो जानेंगे ना। ऐसा माहौल क्रिएट होगा तो उनको चले जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद अब उनके दोनों बेटे प्रतीक भूषण और करण भूषण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इसी से इस बात की कवायद अब तेज हो गई है कि आने वाले समय में प्रतीक को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल कुछ दिनों पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। लंबी मुलाकात चली थी और लंबे समय बाद ये मुलाकात थी और उसी के बाद इस बात की कवायद लगाए जाने लगे कि अब जो एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी में मजबूत होगा और प्रतीक को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार अभी अपने नए कैबिनेट को विस्तार कर सकती है, मंत्रियों के जो तमाम जिम्मेदारियां हैं उनमें फेरबदल हो सकती है।
चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज होना है, लिहाजा जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बदलाव तय है। ऐसे में ब्रजभूषण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात का जो दौर अब प्रतीक की मुलाकात तक पहुंच गया है, तो इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में प्रतीक भूषण को हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि जो ब्रजभूषण परिवार है वो इससे नकारता रहा। ब्रजभूषण से भी जो सवाल किया गया क्या प्रतीक को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो उन्होंने कहा भी प्रतीक को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता थी। लेकिन ये जो मुलाकात का दौर बढ़ा है, निश्चित तौर किसी बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है। लखनऊ से वुडल सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बिहार में एसआईआर के दौरान कई ऐसे लोग हैं जो मृतक हैं, जिनके फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी ने जवाब देते हुए ये कहा है कि बीएलओ के द्वारा बिना साइन कराए, बिना फोटो लिए जो फॉर्म है वो सबमिट किया जा रहा है। और ऐसे में एक bड़ी चिंता जो है वो आरजेडी ने जताई है और बताया है कि ऐसे में कई लोग हैं जिनका नाम काटा जा रहा है। याचिकर्ता के तौर पर आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बीएलओ के द्वारा कई ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म ले लिया गया है और अपने से फॉर्म भरा गया है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसको समझा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की चर्चा होगी तो लॉ मिनिस्टर आके बोलेंगे। इतनी समझ हमको नहीं है क्या? पहले कभी चर्चा नहीं हुई है। असल में सब ये लोग व्हाट्सएप के ज्ञान पे चलते हैं। हमें खतरा इस बात का है कि हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर प्रतिमान वो हो गया तो वो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक अधीक्षण अभियंता जो बस्ती में तैनात है उसका एक ऑडियो वायरल किया गया है। इस ऑडियो में अधीक्षण अभियंता ये कहते हुए बताए जा रहे हैं कि वो जो कंप्लेन है बिजली की उसको 19/12 पे की जाए। दरअसल उनको एक उपभोक्ता ने फ़ोन किया और इस बात की शिकायत की कि सुबह से शाम हो गई, उनके घर बिजली नहीं है, उनकी कॉलोनी में बिजली नहीं है। जिसके बाद अधीक्षण अभियंता ने उन्हें सलाह दी कि आप 19/12 पे कॉल करिए। इस दौरान दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो बिजली विभाग के हाल बेहद ख़राब है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इस गर्मी के मौसम में, उमस भरी गर्मी के मौसम में बिजली जो है वो पूरी तरीके से परेशान कर रही है लोगों को। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बिजली कई घंटे की कटौती हो रही है। सबसे ज़्यादा समस्या जर्जर लाइनों से हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली की जो भी डिमांड है उतनी बिजली उत्तर प्रदेश के पास है और लिहाजा सभी को बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पूरी तरीके से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुछ दिनों पहले ए.के. शर्मा ने भी इस बात को लेकर अधिकारियों पर गुस्सा जताया था, नाराजगी जताई थी। उन्होंने मीटिंग में साफ कह दिया था कि पुलिस से भी खराब कार्यशैली ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर एक बैठक की और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि विद्युत व्यवस्था को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहाल रखा जाए। लखनऊ से वुडल सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। इस समय हम दिल्ली के कापासहड़ा गांव में मौजूद हैं और यहाँ की एक खास तस्वीर हम आपको दिखाता है कि अमूमन जो पानी है वो अंडरग्राउंड सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी की जो सप्लाई है वो ऊपर से यानी ओवरहेड हो रही है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं तो यहाँ पर खासकर जो अगर हम बात करें दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो है यहाँ पर नहीं पहुँचता है और इस वजह से इलाके में परेशानी भी है पानी को लेकर। और खासकर अगर हम बात करें कि ये सारे कनेक्शन जो आप घरों में देख रहे हैं ये प्राइवेट कनेक्शन हैं, तो इसके वजह से क्या परेशानी होती है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंटू सिंह। कितने साल से रह रहे हैं? 17 साल हो गया सर। 17 साल से पानी का इसी तरीके से कनेक्शन रहा है? हाँ, पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है सर। हम लोगों को देखिए फैमिली में 4 आदमी है, 800-900 रुपया बिल आ जाता है पानी का। किराए के अथी में रहते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है? हाँ, इधर आता है दिल्ली। प्राइवेट वाला? हाँ, प्राइवेट वाला। प्राइवेट वाले में कितने रुपए यूनिट देना पड़ता है? 100 रुपया 10 रुपया यूनिट की कितना लेते हैं? 4 लीटर पे। कितनी दिक्कत होती है इसकी? दिक्कत तो होती है मगर बिल ज़्यादा आ रहा है ना सर। हम लोगों को 800-900 रुपया तो पानी का लग जा रहा है। महीने का 800-900? हाँ, आठ जा रहा है। महीने का 800-900 रुपया ले लेते हैं। आपका क्या नाम? आकाश नाम है। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हो गया मेरे 20-25 साल हो गया। पानी ऐसे ही आ रहा है?
पानी ऐसे आती है कापसा में थोड़ा दिक्कत होता है पानी के लिए, 10 रुपये नोट होता है, इसका लगता है कभी 1200 कभी 1500 ऐसे बिल आता है कापसरा में। अमूमन जो हम देखें ओवरहेड पर हमेशा आपने बिजली के तारों को देखा होगा, लेकिन आप पहली बार आप ये देख रहे होंगे कि दिल्ली में इस तरीके से कनेक्शन जो हैं प्राइवेट कनेक्शन ये दिए जा रहे हैं पानी के। ये बिजली के तार नहीं है, ये पानी के पाइपलाइंस हैं जो आप ऊपर देख रहे हैं। ये नीले कलर का पूरा इलाके में आपको ये पाइपलाइन नज़र आएगा। जिस तरीके से हम लगातार ये बता रहे हैं किस तरीके से पानी इस इलाके में सप्लाई हो रहा है। आप देखें कि ऊपर जाल आपको बिछे हुए नज़र आएंगे, हर तरफ केवल आपको जाल नज़र आएगा कि जिस तरीके से पानी इस पूरे इलाके में सप्लाई हो रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि महीने का 1000 से 2000 रुपये तक इनको चुकाना पड़ रहा है इस पानी का, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पर और पूरा पानी जो है इनको ये प्राइवेट बिलों से लेना पड़ता है और ये प्राइवेट कनेक्शन जो हैं वो उनको महंगा पड़ रहा है। जो फ्री पानी दिल्ली में दिया भी जाता है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमशंकर के साथ हरीश झा, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।